Assalamualaikum students. Our next topic of discussion is endocrine systems of birds. There are some glands that are shown in the diagram. You can see here. Pituitary gland, hypothalamus, pineal gland, सबसे छोटा जो होता है smallest gland, adrenal gland जो कि किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है अगर आप ह्यूमन बॉडी में देखें. There are gnads, kidneys shown in red color, bursa of Fabricius, ठीक है, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा हुआ है. बर्सा फेब्रिशियस का रोल बी सेल्स के मैचुरेशन में इन्वॉल्व होता है. क्लोएका है, कॉमन ओपनिंग फॉर यूरिनरी एंड एक्सक्रीटरी पर्पसेस. pancreas, duodenum and heart. Most importantly, ultimobranchial glands, पैराथायराइड ग्लैंड्स एंड थायराइड ग्लैंड्स. अल्टीमोब्रांचियल आप देख सकते हैं कि ये पैराथायराइड ग्लैंड के बिल्कुल नीचे वाक़या है. ठीक है. With some minor exceptions, birds and mammals have similar complement of endocrine glands. ये जितने भी आपने endocrine glands देखे हैं इनमें मोस्टली जो है वो आपको mammals के अंदर भी मिलेंगे. ठीक है. In some birds, like pigeons and doves, the pituitary gland secretes the hormone prolactin. Pituitary gland से जो हार्मोन रिलीज होता है बर्ड्स के अंदर that is prolactin. और प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा. बाय desquamation और स्लफिंग ऑफ सेल्स इन द पिजन्स क्रॉप. क्रॉप बेटा इनकी नेक रीजन के अंदर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके सेल्स जो हैं उनकी स्लफिंग से जो है मिल्क प्रोड्यूस होगा. वो सेल्स जो हैं वो फ्लूइड फिल्ड होते हैं. Prolactin also stimulates and regulates broodiness and certain other kinds of parental behavior. ठीक है बेटा. जो हैचिंग के फौरन बाद जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको प्रोटेक्शन केयर की ज़रूरत होती है जो कि बर्ड्स जो हैं फ्राहम करेंगे. तो उसके लिए कौन उसमें रेगुलेट उसको कौन करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन. And along with estrogen stimulates the full development of the brood patch. अब इनकी बॉडी के ऊपर एक पैच बन जाता है जिसको ब्रूड पैच कहते हैं जो कि इंक्यूबेशन में हेल्प करता है उनके यंग वंस की. ठीक है. The brood patch helps keep the temperature between 33 and 37 डिग्री सेल्सियस. 33 और 37 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर मेंटेन रखेगा ताकि वो सरवाइव कर पाए उसके जो न्यू बॉर्न्स हैं. नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड. द बर्ड्स थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस द हार्मोन थायरॉक्सिन. ठीक है. बर्ड्स के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है लाइक ह्यूमंस लाइक अदर मैमल्स वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज करेगा लाइक ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन. ठीक है. थायरॉक्सिन रेगुलेट्स द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फेदर्स. ठीक है. अब जो थायरॉक्सिन है वो फेदर्स की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होगा. इसके अलावा मोल्ट साइकिल में इन्वॉल्व होगा जिस दौरान ये अपने फेदर्स जो हैं उनको रीन्यू करते हैं, रिप्लेस करते हैं विद न्यू वंस एंड प्लेज अ रोल इन द ऑनसेट ऑफ माइग्रेटरी बिहेवियर. और जो माइग्रेटरी बिहेवियर होगा वो भी इसी हार्मोन के अंडर कंट्रोल होगा. नेक्स्ट जो हमारे पास जो है टेस्टिस के बारे में बताया गया है वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पार्ट है. They release a hormone called testosterone. Testosterone is responsible for the secondary sex characters like bright plumage color, comb. comb बेटा इनके जो है हेड के टॉप के ऊपर एक फ्लैशी आउटग्रोथ होती है जिस तरह आप जो है मुर्गियों के अंदर देखते हैं.
समटाइम्स उनके फेस के ऊपर कुछ रेड कलर का या डिफरेंट कलर हो सकते हैं, कॉम्ब जो है आपको नजर आता है। एंड स्पर्स, स्पर्स जो है इनकी स्पाइनी आउटग्रोथ्स होती हैं जो कि कर्व्ड होती हैं और लॉन्ग होती हैं, ऑल ऑफ विच स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे नीचे इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है फॉर मेल एंड फीमेल। ठीक है, किडनीज हैं, ये बेटा आपको किडनीज नजर आ रही हैं। ठीक है, उनसे ऊपर टेस्टिस प्रेजेंट हैं, ये नीचे वॉस डिफरेंस है, स्पर्म डक्ट जिसको कहते हैं, इंटेस्टाइन है, एटसेट्रा। उसके बाद इसी तरह ये फीमेल का स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। और अगर आप इसको ऐसे देखें तो यहाँ पे इनके अंदर गोनेड्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, और उससे ऊपर की तरफ जो है पीछे की जानब किडनीज प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अल्टीमो ब्रांचियल ग्लैंड्स के ऊपर। अल्टीमो ब्रांचियल ग्लैंड्स के बाद हम बर्सा ऑफ फेब्रिशियस को देखेंगे। सबसे पहले हमने जो है अल्टीमो ब्रांचियल ग्लैंड्स को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, और स्मॉल पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं जस्ट बिलो द पैराथायराइड ग्लैंड। अगर आपने जो डायग्राम नीचे दिखाई गई है, इससे पहले हमने ऑब्जर्व किया, उसमें पैराथायराइड ग्लैंड के नीचे बिल्कुल क्या प्रेजेंट था, अल्टीमो ब्रांचियल ग्लैंड्स। दे सिक्रीट द हार्मोन कैल्सिटोनिन। ठीक है बेटा, जो अल्टीमो ब्रांचियल ग्लैंड्स हैं वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है कैल्सिटोनिन, लाइक अदर मैमल्स। ठीक है, ये क्या करेगा, ब्लड से जो कैल्शियम है उसको बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करेगा। द बर्सा ऑफ फेब्रिशियस इज अ सैक दैट लाइज जस्ट डोर्सल टू द क्लोएका। बेटा क्लोएका से बिल्कुल ऊपर की तरफ जो है ये बर्सा ऑफ फेब्रिशियस सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये ब्लू कलर में दिखाया गया है। ठीक है, although well developed during the bird's embryological development। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में ये वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन जैसे ही हैचिंग होती है उसके बाद ये श्रिंक कर जाता है। ठीक है, छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इट्स टिश्यूज प्रोड्यूस सिक्रीशंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैचुरेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, पहले भी इस चीज का बता चुका हूं कि बर्सा फेब्रिशियस ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स की जो है बी लिम्फोसाइट्स जो हैं उनकी मैचुरेशन में इन्वॉल्व होता है, जो कि नेक्स्ट जो है इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट बेटा मेमल्स का जो है एंडोक्राइन सिस्टम वो दिखाया गया है। पाइनल ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड यहाँ पे जो है थायराइड ग्लैंड के अंदर एम्बेडेड होगा। ठीक है, जैसा कि ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। उसके बाद थाइमस है, थाइमस ग्लैंड जो कि टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स जो हैं बनाता है। इसी तरह एड्रीनल ग्लैंड है, किडनी है, पेंक्रियाज है, ओवरीज हैं, और देयर में बी टेस्टिस। ठीक है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको हाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके दो लोब्स हैं। ठीक है, एक एंटीरियर लोब है एंड वन इज पोस्टीरियर लोब। ठीक है, समटाइम्स जो है तीसरा लोब भी होता है इसका। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, अब इनका जो है डिफरेंटली इनको कॉल किया जाता है, लाइक द एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये न्यूरो हाइपोफाइसिस और एडिनो हाइपोफाइसिस का क्या मतलब है, इसको भी हम जो है नेक्स्ट जो है वो देखेंगे कि इस चीज को क्यों जो है बोला गया है। अब जो एडिनो हाइपोफाइसिस है इसको हम एंटीरियर लोब भी कहते हैं, और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इसको हम पोस्टीरियर लोब कहते हैं। ठीक है,
और जो एंटीरियर लोब है वो लार्जर होता है इन साइज देन पोस्टीरियर लोब, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। Secretory cells called pituitary आर इन द एडिनोहाइपोफाइसिस, जो एंटीरियर लोब है उसके अंदर सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है पोस्टीरियर लोब, उसके अंदर अपने सिक्रीटरी सेल्स नहीं होते, बल्कि उसके अंदर जो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं उनकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो वहां पे आके स्टोर होती हैं, ठीक है, नर्व्स में, ठीक है, नर्व एंडिंग्स में। द न्यूरोहाइपोफाइसिस हैज ग्रेटर सप्लाई ऑफ नर्व एंडिंग्स, ठीक है। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उसके अंदर नर्व एंडिंग्स की ग्रेटर सप्लाईज हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स भी हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एंटीरियर लोब दिखाया गया है, ये पोस्टीरियर लोब है, ठीक है। और यहाँ पे हाइपोफिजियल पोर्टल वेन्स हैं, ठीक है। जैसे ही हाइपोथैलेमस से सिक्रीशंस आएंगी एंटीरियर लोब के अंदर, ठीक है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स निकलते हैं, वो रिलीजिंग फैक्टर्स एंटीरियर पिट्यूटरी से नेक्स्ट हार्मोन्स को रिलीज करवाएंगे, ठीक है। वो हार्मोन्स जो हैं नेक्स्ट फिर बॉडी के अंदर ट्रेवल करेंगे, ये इन ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है नेक्स्ट इस एंटीरियर लोब के अंदर आएंगी, ठीक है, जो हार्मोन्स होंगे। यहाँ पे बेटा ये इनफंडिबुलम दिखाया गया है। इनफंडिबुलम जो है ये एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को सॉरी जो नर्वस सिस्टम है उसको एंडोक्राइन सिस्टम के साथ अटैच करवा रहा है, ठीक है। मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ अटैच करवाता है। इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं, एक्सॉन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। Pituitary produce and secrete hormones directly from the adenohypophysis, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है ये डायरेक्टली जो है क्या करेगा, हार्मोन्स रिलीज करेगा, क्योंकि इसके अंदर पिट्यूटरी हैं। वेयर एज द न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसके अंदर आप लोगों ने देख लिया है कि इसके अंदर पिट्यूटरी नहीं होते, सिक्रेटरी सेल्स नहीं होते, obtains its hormones from the neurosecretory cells in the hypothalamus, storing and releasing them when they are needed। जब कोई भी स्टिमुलस उसको मिलेगी तो वो उनको रिलीज कर देगा, वो स्टिमुलस इंटरनल होगी या फिर एक्सटर्नल, कोई भी हो सकती है। तो ये डायरेक्टली जो है अपनी सिक्रीशंस नहीं दे सकते, ठीक है। इसकी जो सिक्रीशंस होंगी वो असल में कहाँ से प्रोड्यूस हो रही होती हैं, हाइपोथैलेमस से। किसकी, न्यूरोहाइपोफाइसिस की, पोस्टीरियर लोब की, ठीक है, जिसमें ऑक्सीटोसिन आ जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन आ जाता है, उसको हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। These modified hypothalamic thalamic nerve cells project their axons down a stalk of nerve cells, ठीक है। ये स्टॉक है बेटा जिसको आप यहाँ पे इनफंडिबुलम कह रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर से ये एक्सॉन्स जो हैं वो होते हुए कहाँ पे जाएंगे, इनटू द पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ से शुरू हुए थे, हाइपोथैलेमस से निकले थे, हाइपोथैलेमस से नेक्स्ट जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाके वो एंटर हो रहे हैं। इस तरह ये स्टॉक जो है दोनों को आपस में मिला रहा होता है, डायरेक्टली लिंकिंग द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट बेटा उसी डायग्राम को बड़ा करके दिखाया गया है, ठीक है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, ये जो नीचे दिखाया गया है। उसके अलावा दरमियान में जो है इसका इंटरमीडिएट लोब है। कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि जो पार्स इंटरमीडिया मीडिया है वो इनमें प्रेजेंट नहीं होता, और कुछ जो है वो कहते हैं कि ये प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, जो कि मेलानोसाइट से मेलानिन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमने देखना है जी हार्मोन्स ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस डज नॉट मैन्युफैक्चर एनी हार्मोन्स, ठीक है।
जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ये खुद जो है डायरेक्टली जो है हार्मोन्स रिलीज नहीं करता, बल्कि इनडायरेक्टली हार्मोन्स को रिलीज करता है। इसका क्या मतलब है कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो कि हाइपोथैलेमस का पार्ट हैं, वहां से सिक्रीशंस जो है वो आएंगी इसमें और वो कुछ देर के लिए स्टोर हो जाएंगी। फिर जब इनको प्रॉपर स्टिमुलस कोई भी मिलेगी फिर ये उनको रिलीज करेंगे। मोस्टली जो है दो हार्मोन्स देखे गए हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन आप लोगों को पता है कि किडनीज में जो, अगर आप ह्यूमन की बात करें तो वहाँ पे असर करता है और वहाँ से जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। इसी तरह ऑक्सीटोसिन जो है ये जो है क्या उसको कहते हैं, यूट्रस की वॉल्स को कंट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और भी इसके बहुत से रोल हैं, जैसे कि मिल्क इजेक्शन है, etc., which move down nerve axons into the neurohypophysis। ठीक है, वो नर्व एक्सॉन्स के थ्रू जो है हाइपोथैलेमस से न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर जाएंगे, वेयर दे आर स्टोर्ड इन द एक्सॉन टर्मिनल्स until released। ठीक है, एक्सॉन की जो एंडिंग्स होंगी वहां पे वो स्टोर हो जाते हैं और जब जो है वो कोई भी स्टिमुलस मिलेगी तो वो रिलीज हो जाएंगे। डायूरेटिक्स स्टिमुलेट एक्सक्रीशन। बेटा डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स में क्या फर्क है कि डायूरेटिक्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्सक्रीशन करवाते हैं किसकी, यूरिन की, जबकि एंटी डायूरेटिक्स जो कि उसकी सिक्रीशन को रोकेंगे, कम करेंगे। ठीक है, व्हेन मैमल बिगिंस टू लूज वाटर, ठीक है, जब उसकी बॉडी से वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ज्यादा होने लगता है, तो क्या होता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो उस सूरत में क्या होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है उसका रिलीज होगा, जिसको आप वेसोप्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड इंक्रीजेस वाटर एब्जॉर्प्शन इन द किडनीज सो दैट लेस यूरिन इज सिक्रेटेड। ठीक है, तो वहां पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। बिकॉज लेस यूरिन इज सिक्रेटेड, अब क्या होगा, कम यूरिन जो है वो बनेगा और इस तरह जो है वाटर लॉस भी कम होगा। दिस नेगेटिव फीडबैक सिस्टम thus restores the water and solute homeostasis। ठीक है, जिसको ऑस्मोरेगुलेशन आप कहते हैं। हार्मोन्स ऑफ द न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसका दूसरा हार्मोन जो है वो हमारे पास कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। Oxytocin plays a role in the mammalian reproduction by its effect on smooth muscles। ठीक है, स्मूथ मसल्स बेटा जो यूटरस के स्मूथ मसल्स हैं उनकी बात हो रही है। इट स्टिमुलेट्स द कंट्रैक्शन ऑफ द यूटरस और यूट्राई टू एड इन द एक्सपल्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो इस तरह जैसे ही वो कंट्रैक्शन जो है, एक वेव लाइक कंट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगी, जो कि उसको ऑफस्प्रिंग को बाहर निकाल देगी यूटरस से। इसी तरह इजेक्शन ऑफ मिल्क में फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, जैसे ही सकलिंग का प्रोसेस होता है तो उस दौरान ये स्टिमुलस मिलती है और ये मजीद जो है हार्मोन जो है वो रिलीज होगा। बोथ एडीएच, इसके अलावा जो है प्रोजेस्टेरॉन भी इसमें इन्वॉल्व होता है। बोथ एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर thought to have evolved from similar ancestral chemical messengers। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्योंकि इनका जब स्ट्रक्चर देखा जाता है तो स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर इन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर देखें, प्रोटीन्स है ना हार्मोन्स, ये अगर आप देखें इनका स्ट्रक्चर बेटा, तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको सिस्टीन है, टायरोसिन है, फिनाइल एलानिन है और नीचे जो है आइसोल्यूसिन है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो थर्ड पोजीशन पे है और एट पोजीशन पे है। ठीक है, बाकी सारे के सारे जो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस वो सेम है। ठीक है, ठीक है बेटा, इसके अलावा क्या है, ये सिमिलर है, इस वजह से इनको समझा जाता है कि सिमिलर एंसेस्ट्रल केमिकल से ये दोनों जो है बने हैं, that help to control water loss and indirectly solute concentrations। ठीक है बेटा,
For example, the neurohypophysis is notably larger, ठीक है, in animals that live in arid part of the world. अब इसके अलावा क्या था कि न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो बड़ा था, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है उसमें जो है एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में बताया गया कि वो लार्जर होता है साइज में, लेकिन जो एनिमल्स जो हैं वो एरिड इलाकों में रहते हैं दुनिया के, उनके अंदर न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस जो हैं वो हार्श होती हैं और इस तरह कंज़र्वेशन जो है, इसी तरह होमियोस्टेसिस को बिल्ड अप करने के लिए ज़्यादा जो है स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसलिए इसका साइज़ जो है बड़ा होगा, जिसकी वज़ह से सिक्रीशंस ज़्यादा होंगी और ऑस्मोरेगुलेशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। ये बेटा यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। इसमें से मज़ीद कोई क्वेश्चन हुआ तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।